उनमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूनिट नंबर 1 जो है डेमोग्राफी, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, बर्डन ऑफ डिजीज में से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है वो क्या होता है। डेमोग्राफी की डेफिनेशन क्या है कि डेमोग्राफी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी में बेसिकली हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। एंड मैथमेटिकल नॉलेज है, किसका, पॉपुलेशन का ही नॉलेज है और पॉपुलेशन की ही एक साइंस है। इसके अलावा हम इसमें पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन में चेंजेस आती हैं वो डिस्कस। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और पॉपुलेशन में कौन कौन से चेंजेस आ रही हैं, ये सारा कुछ जो है वो हम डिस्कस करते हैं डेमोग्राफी के अंदर। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली कि ये क्या है, साइंस ऑफ पॉपुलेशन एंड नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। ठीक है, दो चीजें हैं, एक है साइंस ऑफ पॉपुलेशन और दूसरा है मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। इसके अलावा ये कंसर्न करती है किसके साथ, ये साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस इन पॉपुलेशन के साथ। तो उसको हम कहते हैं, ये हम डेमोग्राफी है। अच्छा, डेमोग्राफी का जो वर्ड है वो दो वर्ड से जो है वो मिलके बना है। एक होता है डेमोस, एक होता है लोगोस या ग्राफोस जिसको हम कहते हैं। डेमोस का मतलब है पीपल एंड ग्राफोस का मतलब क्या होता है, ड्राइंग, यानी ड्रा करना, देखना कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो हमारी हो चुकी है। तो आप इसके अंदर कुछ एडिशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हमने ओवरव्यू लेना है, तो एक डेमोग्राफी की डेफिनेशन जो है उसमें यही आता है कि क्या है कि साइंस ऑफ पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में चेंजेस हो रही है उनका एक मैथमेटिकल नॉलेज है, और जो कि साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और चेंजेस इन पॉपुलेशन के साथ डील करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस चैप्टर में से, कि व्हाट आर द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो डेमोग्राफी, हमें पता है कि डेमोग्राफी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की, और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेमोग्राफी की वो कौन कौन सी होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है साइज, यानी हम डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर कितना साइज है, पॉपुलेशन का कितने नंबर्स हैं उनके। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो अरेंजमेंट है पॉपुलेशन की वो कैसे है, वो कहाँ कहाँ पे है, अर्बन में है, रूरल में है, किस एरिया में बेसिकली ज्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में आ जाता है कि पॉपुलेशन किस तरह की है, उनका सेक्स, एज, एज वाइज ग्रुपिंग जो है वो हम करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर है। एक हमने पढ़ लिया, हमारे पास साइज आ जाता है, दूसरा हमने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, तीसरा हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है चेंज, हम डिस्कस करते हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि ग्रोथ या डिक्लाइन, यानी कितनी तेजी से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, कितनी जल्दी से जो है पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो ये चीज हम डिस्कस करते हैं, इसको हम कहते हैं चेंज। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है जी सबसे पहले साइज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर स्ट्रक्चर और फिर लास्ट पे आ जाता है चेंज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर्विलेंस क्या होता है। ये भी इस चैप्टर में से जो है वो इंपॉर्टेंट वजह का क्वेश्चन है। सर्विलेंस क्या है। सर्विलेंस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये ऑन गोइंग, यानी जो चलता रहने वाला काम है, एक सिस्टमैटिक सिस्टम वाइज होती है। क्या करते हैं हम इसमें, कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। किस चीज की हम कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जो हमारे डाटा आया है उसकी हम जो है उसको हम कलेक्ट करते हैं डाटा को, उसकी हम एनालिसिस करते हैं, उसकी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी उससे रिजल्ट्स वगैरह निकालते हैं। और इन सब चीजों को हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एसेंशियल होती हैं किस चीज के लिए, प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए और बाद में के लिए। यानी हमने क्या किया है, सिस्टमैटिक कलेक्शन की है, एनालिसिस किया है और इंटरप्रिटेशन किया है जितना भी हमारे पास डाटा था उसका। क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी है कि हम प्लान कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके और इवेलुएट कर सकें जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है उसको। ठीक है, जहां तक आपको याद होगी। उसके बाद आपने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मेंशन करना है, क्लोजली इंटीग्रेटेड टाइमली डिसेमिनेशन ऑफ दिस डाटा टू दोज हु नीड टू नो। यानी ये डाटा हम उनके लिए भी कलेक्ट कर रहे होते हैं जिनको इसकी ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, हेल्थ केयर पर्सनल्स होते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, जिनको थोड़ी जरूरत होती है इस डाटा की, तो उनके लिए भी जो है वो हम ये चीजें कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास सर्विलेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, ऑनगोइंग सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है डाटा का। और क्या करने के लिए, टू प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये आपके पास सर्विलेंस आ गई है। आगे सर्विलेंस की टाइप्स होती हैं कुछ। ठीक है, एक्टिव होती है, पैसिव होती है, सेंटिनल सर्वेलेंस होती है। तो वो आप अपनी मर्जी से इसके अंदर जो है वो एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है कि व्हाट आर द डायनामिक डिजीज ट्रांसमिशन हाईलाइट पॉइंट्स। ठीक है, यानी डायनामिक्स जो है, डायनामिक्स ऑफ डिजीज, इसका मतलब क्या है, ये आपने जरा थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना है इस पॉइंट को, कि डायनामिक्स ऑफ डिजीज क्या है। तो डिजीज जो होती है वो आपको पता है कि मैन, एजेंट और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से जो है वो
होती है कर, ठीक है। मैन यानी होस्ट हम कहते हैं मैन को, एजेंट होता है वो हमारा पॉजिटिव एजेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट का होना नेसेसरी है, तीन चीजें होंगी, होस्ट एजेंट इन्वायरमेंट, तो फिर जो है वो हमारे पास डिजीज का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है होस्ट। जिसे हमने सबसे पहले मेंशन करना है जी, होस्ट कौन होता है। होस्ट एक ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ से डिजीज जो है, डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है वो आता, अपनी न्यूट्रिशन लेता है, अपनी शेल्टर लेता है। जैसे हमारे केस में ह्यूमन बीइंग जो है वो एक होस्ट है, ठीक है। जो भी एजेंट आएगा वो क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग से न्यूट्रिशन लेगा, ह्यूमन बीइंग से जो है वो उसके अंदर रिजाइड करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो वो उसका होस्ट है जिसके अंदर वो रिजाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है डिजीज एजेंट। अब वो एजेंट लिविंग नॉन लिविंग जो भी है, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये वो हमारा डिजीज एजेंट है। अब डिजीज एजेंट होता है वो बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है, फिजिकल एजेंट भी हो सकता है, और केमिकल एजेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, होस्ट पढ़ लिया, एजेंट पढ़ लिया। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है जी। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है कि फिजिकल, केमिकल या बायोटिक फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो एक्ट अपॉन करता है, और उसकी जो सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं, या वो कैसे सर्वाइव करेगा, ये सारी चीजें जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो वो हम उसको क्या कहते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट है। तो हमारी जो चेन ऑफ डिजीज बन गई वो किस तरह से बन गई, होस्ट एजेंट और इन्वायरमेंट, ठीक है। हमने डायनामिक्स ऑफ डिजीज के क्वेश्चन में क्या मेंशन करना है, होस्ट को मेंशन करना है, एजेंट को मेंशन करना है, और इन्वायरमेंट को मेंशन करना है, ठीक है। तो ये हमारी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास था जी कि डिफाइन करना है अपने वाइटल स्टैटिस्टिक्स को। वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं ना, वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ वाइटल इवेंट्स। वाइटल इवेंट्स यानी जिस तरह की किसी की डेथ हो जाती है, बर्थ है, मैरिज है, या डाइवोर्स वगैरह, ये सारे वाइटल इवेंट्स हैं। जब हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, इनकी हम मेजरमेंट करते हैं, इनको हम लिखते हैं, इनका एक रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो आ जाता है। इसकी कोड डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन वाइटल इवेंट्स इन अ लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन, as well as relevant characteristics of the events themselves and of the person and person concerned। यानी जितने भी इवेंट्स जिनका कंसर्न पर्सन के साथ है, उनका जो है एक स्टैट अगर हम निकाल लेते हैं तो उसको हम कहते हैं हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है वो आ गया है। अगर आप ये डेफिनेशन करना चाहते हैं ये कर लें, अगर आप ये करना चाहते हैं कि इट इज स्टैटिस्टिक्स ऑफ वाइटल इवेंट्स लाइक डेथ, बर्थ, मैरिज एंड डाइवोर्स, तो आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। यानी हमने ऊपर पढ़ा है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हमने यूएचएस ने पूछा है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं ना, आपने इसके यूजेस भी बताने हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो सोर्सेज हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के वो कौन कौन से हैं, हमने बताया है जी, पॉपुलेशन सेंसस। यानी आप पॉपुलेशन के अंदर जिस तरह हम मर्दमशुमारी करते हैं, आप वैसे जाके मर्दमशुमारी करें, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग जो हैं वो, डेथ कितनी हुई है, बर्थ कितनी हुई है, इस तरह से। या सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आप कह लें, हेल्थ सर्वे कह लें, या रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, यानी जिस तरह हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं आप उनसे पता लगा सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज हेल्थ, यानी जब भी कोई डिजीज होती है किसी को तो वो नोटिफाई करवाता है, वो उसे लिखी जाती है कि इस पर्सन को जो है वो ये डिजीज है, उससे हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा डिजीज रजिस्टर होता है एक प्रॉपर, जिसके ऊपर मेंशन होता है कि इतनी डिजीजेस जो हैं वो इंसानों को हो चुकी हैं, तो उनसे भी जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का हम पता लगा सकते हैं। अब हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स अगर हम करते हैं तो वो क्यों करते हैं, इसके क्या जो है वो इसके यूजेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कि यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स में कि टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यानी जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इस टाइम चल रहे हैं उनका कितना कोई इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से कितनी डिजीजेस जो है वो कम हुई हैं, कितनी लोगों की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुई है, ठीक है, ये देखने के लिए। इसके अलावा टू प्लान फॉर बेटर फ्यूचर मेयर्स, यानी फर्दर बेटर मेयर्स को जो है वो प्लान करने के लिए भी हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि टू एक्सप्लेन द हेरिडिटी नेचर ऑफ द डिजीज, यानी हमें ये भी पता चलता है कि डिजीज जो है वो किस तरह से हो रही है। टू प्लान एंड इवेलुएट द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को भी अच्छे से प्लान करने के लिए, क्योंकि जब कोई डिजीज होती है तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो होती है ना वो इफेक्ट होती है, ठीक है, तो उसकी बेहतरी के लिए भी हम ये कर देते हैं। इट इज अ प्राइमरी टूल इन रिसर्च एक्टिविटीज, के अलावा ये रिसर्च की एक्टिविटी में एक प्राइमरी टूल है टू डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल,
एक पर्सन का हेल्थ स्टेटस जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या रहते हैं टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल वन नेशन विद अदर, यानी एक जो नेशन के लोग हैं उनका हेल्थ स्टेटिस्टिक्स कितना है और दूसरों का कितना है, इसको कंपेयर करने के लिए भी जो है वो हम ये कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसको एक दफा देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा है यूज में, सबसे पहले हमने कहा कि इम्पैक्ट देखने के लिए जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने फ्यूचर में क्या क्या प्लान बनाने हैं उसके लिए, अभी हमने प्रेजेंट के इम्पैक्ट देखने के लिए, फ्यूचर में हमने क्या क्या करना है ये देखने के लिए, जो डिजीज हो रही है वो क्यों हो रही है ये देखने के लिए, इसके अलावा ये कि हमारी जो सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो सकती है बेहतर ये देखने के लिए, या हमने अपना कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट करना है उसके लिए, और इसके अलावा यह है कि एक इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस जो है वो देखने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इसका कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को जो है वो आपने डिफाइन करना है, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या होता है? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को कहते हैं कि एक वे है कि डिजीज किस तरह से जो है वो अपने आप को अनफोल्ड करती है, यानी नेचुरल हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि डिजीज है एक, ठीक है, उसने किस तरह से जो है वो ट्रांसमिशन करनी है अपनी, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हम नहीं करेंगे तो वो जो है वो ट्रांसमिट जल्दी हो जाएगी, या कौन कौन सी चीजें हम करेंगे तो वो रुक जाएगी, यानी उसकी प्रिवेंशन, उसकी ट्रीटमेंट, या उसकी आप पॉजिटिव फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स, ये सारा कुछ अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज द वे डिजीज इज गोइंग टू अनफोल्ड इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज जो इसके अंदर दो फेजेस आ जाती हैं, प्री पैथोजेनिक फेज आ जाती है और पैथोजेनिक फेज आ जाती है। सबसे पहले प्री पैथोजेनिक फेज जो है वो क्या होती है? प्री पैथोजेनिक फेज इस तरह की फेज होती है जो कि डिजीज से पहले है, ठीक है। प्री पैथोजेनेसिस यानी डिजीज से जो पहले वाली फेज है उसे हम कहते हैं प्री पैथोजेनेसिस, और इसके अंदर दो तीन फैक्टर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, यानी डिजीज होने के लिए, अभी डिजीज से पहले वाली स्टेज है, अब इंसान जो है वो डिजीज उसको नहीं हुई, तो इसके लिए जो है वो तीन फैक्टर्स को रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले आता है एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ देम, अगर इनमें से कोई भी जो है वो एब्सेंट होगा तो डिजीज नहीं होगी, ठीक है। प्री पैथोजेनेसिस फेज में होता क्या है कि मैन जो है कहते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ क्या होता है कि उसको रिस्क होता है डिजीज का, यानी जब भी हर इंसान जो है उसको कुछ डिजीज होने का रिस्क होता है, अभी वो डिजीज वाली फेज में एंटर नहीं हुआ तो हम इसे कहते हैं कि ये प्री पैथोजेनेसिस फेज में है, ठीक है। इस फेज में क्या होता है? तीन फैक्टर्स होते हैं, हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट। नेक्स्ट जो सेकंड हमारी फेज थी वो थी पैथोजेनेसिस फेज। पैथोजेनेसिस फेज में क्या होता है कि अब इंसान डिजीज फेज में एंटर हो चुका है, ठीक है। ये कब बिगिन होगी? ये तब बिगिन होगी जब इंसान की एंट्री हो चुकी है डिजीज फेज में, ठीक है। अब वो जो है वो एक ह्यूमन होस्ट इस तरह का बन चुका है जिसके अंदर एजेंट जो है वो घुस गया हुआ है और उसने जो है उसको डिजीज कॉज कर दिया, ठीक है। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का क्वेश्चन हमने पढ़ा है, इसमें हमने दो फेजेस पढ़ी हैं, प्री पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस फेज, ठीक है। इसके अंदर आप मर्जी से एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है? लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन आपने पहले भी पढ़ा सेशन में कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन होती है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या जाता है? ये क्रोनिक डिजीज के लिए बेसिकली जो प्रिवेंशन हम करते हैं, जो क्रोनिक डिजीज होती हैं, लॉन्ग टर्म चलती हैं, उनकी जो प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स किए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन जो होती है वो कैंसर के लिए, क्रोनरी हार्ट डिजीजेस के लिए, डायबिटीज मेलाइटिस के लिए, ठीक है, जितनी भी प्रिवेंशन की जाती हैं वो होती हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या होता है? एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिस्करेजिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल, यानी हम, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिजीज होती हैं तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम उनका लाइफस्टाइल इस तरह से बेहतर करें कि उनको जो है ये लॉन्ग टर्म डिजीजेस ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है कि इस तरह के स्टेप्स हम लेते हैं जो कि डिजीज की ऑनसेट को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, यानी उसकी पॉसिबिलिटी को, उसके चांसेस को जो है वो कम कर देंगे, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन जो है उसमें पॉपुलेशन स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करते हैं, इसके अलावा हाई रिस्क स्ट्रेटजी जो होती है वो अडॉप्ट करते हैं। पॉपुलेशन स्ट्रेटजी यानी पॉपुलेशन को जो है वो रोकने के लिए, और हाई रिस्क स्ट्रेटजी जो होती है वो क्या होती है, यानी जो हाई रिस्क डिजीज हैं उनसे बचने के लिए।
तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने क्या किया कि हमने ऑनसेट ऑफ डिजीज को जो है वो होने से बचाना है, यानी डिजीज जो है वो अक्कर ही ना हो, उसकी पॉसिबिलिटी जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है वो होता है प्री पैथोजेनेसिस फेज में होता है सेकेंडरी, यानी अब पहले तो हमने डिजीज होने से बचाना था, ठीक है, अब डिजीज हो चुकी है, अब हमने डिजीज को प्रोग्रेस होने से बचाना है, यानी अर्ली डायग्नोसिस करवा लेना है हमने, जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट करवा लेना है ताकि डिजीज जो है वो प्रोग्रेस ना करे, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि अर्ली स्टेज से ये बियॉन्ड स्टेज है वो चली गई होती है, इसमें हम फोकस करते हैं रिहैबिलिटेशन पे। ठीक है, डिसेबिलिटी अगर कोई हुई है उसको किसी तरीके से लिमिट करें, उसे कम करें, या किस तरह से जो है वो हम फर्दर रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस की तरफ जो है वो जा सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन में। तो प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है और टर्शियरी प्रिवेंशन है, ये तीन जो है वो चीजें आ जाती हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में। और एक हमने प्राइमोडियल प्रिवेंशन पढ़ी है जो कि क्रोनिक डिजीज के लिए होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस रेट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास आता है कि डिफरेंस क्या है इंसिडेंस रेट प्रेवलेंस रेट के दरमियान, आपने एग्जांपल के साथ जो है वो बताना है। इंसिडेंस रेट क्या होता है कि हम जब ये बताते हैं कि नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितने भी डिजीजेस के नए केसेस जो हैं वो अपीयर हुए हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे पास इंसिडेंस रेट है। और जो प्रेवलेंस रेट होता है वो क्या होता है कि जितने भी नए और पुराने सारे जो केसेस थे वो एक प्रॉपर टाइम हम रखते हैं कि इसमें जितने भी नए केसेस कितने आए हैं और पुराने केसेस कितने हैं। ठीक है, तो सारे केसेस जो होते हैं वो उनको मिक्स करके कहते हैं ये हमारा प्रेवलेंस रेट है। इंसिडेंस रेट को हम क्या कहते हैं, इट इज ए नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन दैट डिफाइंड पॉपुलेशन। और प्रेवलेंस रेट क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, यानी जिनको डिजीज हो चुकी हुई है, पहले हुई थी या जिनको बाद में हुई थी, तो सबके जो है वो रेट जो है वो मिक्स करके हमारे पास आ जाता है प्रेवलेंस रेट। इंसिडेंस रेट जो होता है वो इक्वल होता है प्रेवलेंस ओवर ड्यूरेशन के। ठीक है, पी इज इक्वल टू आई डी आप लिख सकते हैं, प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस मल्टीप्लाई ड्यूरेशन। इट रेफर्स टू ओनली न्यू केसेस, ये सिर्फ न्यू केसेस के साथ डील करता है, जबकि ये न्यू और ओल्ड दोनों केसेस के साथ जो है वो डील करता है। ये स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जो है वो होता है, ये भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में होता है, ये एक गिवन पीरियड के अंदर अंदर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एट अ गिवन टाइम, इसके अंदर मतलब एक ड्यूरेशन जो है वो दिया जाता है, ये एट अ गिवन टाइम जो है वो हम करते हैं। नो इन्फ्लुएंस ऑन ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, और इसके अंदर जो है वो ड्यूरेशन के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस पड़ता है, असर पड़ता है ड्यूरेशन से, इसमें जो है वो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज जो है वो कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं डालता। तो ये जो है हमारे पास इंसिडेंस रेट और प्रेवलेंस रेट की टाइप्स हैं। आगे स्पेसिफिक इंसिडेंस रेट्स जो है उनके हम अटैक रेट होता है, एक सेकेंडरी अटैक रेट होता है। अटैक रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, यानी जितने भी नए केसेस आए हैं स्पेसिफिक डिजीज के वो बराबर हैं जी नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो कि रिस्क थी ड्यूरिंग द सेम इंटरवल, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। यानी जो नए केसेस आए हैं और जितनी पॉपुलेशन जो थी वो रिस्क पे थी, उनमें से जितने केसेस आए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये है हमारे पास अटैक रेट। और सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जितने पर्सन एक्सपोज्ड थे डिजीज के साथ उनमें से कितनों को जो है वो डिजीज हुई है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज्ड और ससेप्टेबल कॉन्टैक्ट्स, यानी टोटल नंबर कितने थे जितने जितनों को डिजीज हो गई है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने थे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अटैक रेट। और जो प्रेवलेंस रेट है उसकी टाइप्स में आ जाता है पॉइंट प्रेवलेंस। पॉइंट प्रेवलेंस मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं चीज को। नंबर ऑफ ऑल द करंट केसेस ओल्ड प्लस न्यू एट अ स्पेसिफिक डिजीज एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के ऊपर जो है वो हम चीज को डिस्कस कर रहे हैं, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जितने भी आपने लगानी है उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। और जो पीरियड प्रेवलेंस है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग केसेस ओल्ड प्लस न्यू एट अ स्पेसिफाइड डिजीज पीरियड। ठीक है, एक पीरियड के अंदर जो है पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल में जो है वो जितने केसेस जो थे वो आए हैं डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन जो हमने एस्टिमेट की हुई है मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है हमने। तो ये जो होता है यानी इंसिडेंस रेट हम यूज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ प्रिवेंशन के लिए, यानी कितनी जो है वो प्रिवेंशन जो है वो कितनी एफिशिएंट हमारी चल रही है।
और ये जो है वो हम यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज के लिए, यानी डिजीज जो है वो कितनी चल रही है, ये एफिशिएंसी ऑफ प्रिवेंशन के लिए, और ये हम यूज करते हैं डिजीज की मैग्नीट्यूड के लिए। कैन नॉट, ये जो है वो डिजीज को जो है वो कंट्रोल ऑफ डिजीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग को और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। थ्री टाइप्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस जो है वो हमने बताना है कि इसमें से तीन कितनी कौन सी जो है वो टाइप्स होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि जो तीन टाइप्स ऑफ सर्विलेंस है वो हमने बतानी है। सबसे पहले हमारे पास एक्टिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस में क्या होता है कि जो हेल्थ सिस्टम होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, यानी अब जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो जाते हैं कम्युनिटी के पास, और उनके पास जाके जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी के पास जाते हैं, उनके पास जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिव सर्वेलेंस। जिस तरह के अगर फीवर की केसेस हैं तो कुछ लोग जो है वो जाएंगे, ठीक है, जिस तरह के डॉक्टर्स वगैरह जाएंगे या कोई पहला मेडिकल स्टाफ वगैरह जो भी जो है वो जाएगा और जाके डाटा कलेक्ट करेगा कम्युनिटी से कि आपके पास जो है वो कितने इस टाइम जो है वो केसेस आ चुके हुए हैं। ठीक है, आप में से किस किस को जो है वो फीवर है, इस तरह से जो है वो डाटा कलेक्ट करना। जो बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो जाके कम्युनिटी से डाटा कलेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिव सर्वेलेंस। पैसिव सर्वेलेंस में क्या होता है कि जो बीमार इंसान होता है, कोई डिजीज पर्सन है, वो खुद हॉस्पिटल में आता है और उसका डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, इसको हम कहते हैं पैसिव सर्वेलेंस। यानी डाटा इज इटसेल्फ रिपोर्टेड टू द हेल्थ सिस्टम। कोई भी इंसान बीमार हुआ, वो हॉस्पिटल में आया, उसका सारा डाटा जो है वो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड कर दिया गया, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है पैसिव सर्विलेंस। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड टाइप भी आती है, उसको हम कहते हैं सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस में क्या होता है, जब गोल क्या होता है कि आपने डिजीज का ट्रेंड देखना है। ठीक है, यानी डिजीज ओवरऑल इसका क्या ट्रेंड चल रहा है, डिजीज जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिजीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्या इसके बारे में आपने अगर डाटा कलेक्ट करना है, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उसको हम कहते हैं, हमारे पास है सेंटिनल सर्विलेंस। ठीक है जी, यानी आपने इंडिविजुअल केसेस को डिस्कस नहीं करना, बल्कि आपने एक उसका ट्रेंड जो होता है वो देखना है, डिजीज का ट्रेंड इस टाइम क्या जा रहा है। ठीक है, अपर है, लोअर है, या क्या है, तो इसको हम कहते हैं सेंटिनल सर्वेलेंस। जिस तरह की एग्जांपल दी है कि एक नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या हॉस्पिटल के जो है वो एक नेटवर्क है, उसको रिक्रूट किया गया है, उसको इस काम के लिए जो है लगाया गया है कि उन्हें रेगुलरली रिपोर्ट करना है कि डिजीज का ट्रेंड जो है वो क्या जा रहा है, डिजीज ज्यादा हो रही है, डिजीज कम हो रही है, तो उसको हम कहते हैं सेंटिनल सर्वेलेंस। तो हमने पढ़ लिया सेंटिनल जो सर्वेलेंस है उसकी तीन टाइप्स हमने पढ़ी हैं। एक्टिव सर्वेलेंस जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स जाते हैं कम्युनिटी के पास और डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा पैसिव सर्वेलेंस जिसमें जो लोग बीमार होते हैं वो खुद हॉस्पिटल में आके अपना डाटा जो है वो मतलब कलेक्ट करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंटिनल सर्वेलेंस है जिसमें हम डिजीज का ट्रेंड देखते हैं, ना कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल केस को जो है वो डिस्कस करते हैं कि इस पर्सन को क्या डिजीज हुई, इस पर्सन को डिजीज हुई, इस पर्सन को इस तरह से नहीं, बल्कि डिजीज का एक ट्रेंड देखना है हमने कि किस तरह से ये डिजीज का पैटर्न हो रहा है, उसको हम कहते हैं सेंटिनल सर्वेलेंस। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है, आपने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है कि ये वो टाइम होता है जिसमें एक कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा टाइम जिसमें एक कंट्री की पॉपुलेशन पहले अगर लेट्स सपोज के एक कंट्री थी, इसकी पॉपुलेशन 6 मिलियन थी, वो बाद में 12 मिलियन हो गया, तो जो वो टाइम जिस दौरान एक पॉपुलेशन जो है वो डबल हो चुका है उसको कहते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 70 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट, यानी 70 से जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय ग्रोथ रेट, ये है पीडीटी का फॉर्मूला, यानी पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का। जिस तरह हम कहते हैं ये पीडीटी ऑफ पाकिस्तान कितनी है, 70 डिवाइड बाय 1.49, यानी ग्रोथ रेट जो है वो पाकिस्तान का 1.49 है, तो पीडीटी ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा जी 47 ईयर्स, यानी 47 ईयर्स में पॉपुलेशन की जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो डबल हो चुकी है। इसी तरह वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 70 डिवाइड बाई 1.1 जो है वो ग्रोथ रेट है। ठीक है, 1.1 ग्रोथ रेट है, तो 63 ईयर्स ऑलमोस्ट में जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन डबल हो जाती है। तो ये आपने याद कर लेना वैसे कि पीडीटी ऑफ पाकिस्तान 70 डिवाइड बाई 1.49 और वर्ल्ड का 70 डिवाइड बाई 1.1, इसकी वैल्यू जो है बस 47 ईयर आ जाती है और इसकी जो है वो 63 ईयर्स ऑलमोस्ट आ जाती है। तो पीडीटी क्या है कि वो टाइम जिसमें पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 है जी। फैक्टर्स हमें बताने हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। उसमें आ जाता है मोर्टेलिटी, कितनी डेथ वगैरह जो है वो हो रही है, ठीक है। उससे ग्रोथ में जो है डिफरेंस आएगा। ज्यादा डेथ हो रही होगी तो ग्रोथ जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी। फर्टिलिटी वगैरह, ठीक है, कितने जो चाइल्ड बर्थ कितनी हो रही है। माइग्रेशन, कितने लोग जो है वो माइग्रेट करके जा रहे हैं यहाँ से। इसके अलावा मैरिजेस जो है वो कितनी हो रही है, जितनी ज्यादा मैरिजेस होंगी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है होने के उतने ज्यादा चांसेस होंगे। इसके अलावा सोशल, यानी जो पब्लिक जो है वो कितनी ज्यादा यहाँ पे रिजाइड कर रही है, उससे भी जो है वो डिफरेंस आता है। तो मोर्टेलिटी है, फर्टिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा मैरिज है, माइग्रेशन है और सोशल, ये सारी चीजें हैं जो कि इफेक्ट कर रही है पॉपुलेशन की ग्रोथ को, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो था वो चैप्टर नंबर 1 था।